तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक तरीके का लिस्ट तैयार किया हुआ है जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने एक तरीके से प्रिपेयर किया। तो आप देख लो, मे बी आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे और आई होप सो कि आपका जो भी एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम केवल एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एग्जाम में क्या आएगा वो तो फिर एक अलग मैटर हो जाता है ना। बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में यही चीज़ कंट्रोल है कि हमारे पास में जितने भी लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एटलीस्ट हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो यहाँ पर देखो, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन सभी पाँचों यूनिट का हम लोग रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी वीडियोज़ के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से, देख सकते हो सभी लोग जा करके। ठीक है, तो अभी देखो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला आपको आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि पहले जो आपका सब्जेक्ट का नेम है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। ऑपरेशन का सिंपल सा मैं मतलब बताऊं तो टू बी वेरी शॉर्ट, ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई तरीके का प्रोसेस, मेथड है ना, प्रोसेस हो रहा है, कोई भी तरीके का प्रोसेस हो रहा है। जैसे सपोज दैट कि खाना बनाने में भी क्या होता है, एक प्रोसेस लगता है। हम पहले खाने को हम आटे को लेते हैं, फिर आटे को लेकर के उसमें पानी डालते हैं, देन उसको हम मिक्स करते हैं, देन उसके बाद में उसकी बॉल्स बना करके देन हम रोटियां सेकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एक पार्ट में, यानी कि एक जगह पर क्या हो रहा है कि हर एक जगह पर एक अपना अपना टास्क है, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही। तो यानी कि ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया। इसी तरीके से हम इंडस्ट्रियल टर्म में देखें तो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे जो भी प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल को मंगाना, उसका प्रिक्रूरमेंट करना, देन उसका प्रोसेसिंग करना, प्रोडक्शन करना, देन फिनिश्ड गुड को इन्वेंट्री करना, इन्वेंट्री करके लॉजिस्टिक्स में भेजना, मतलब उसका माल का सप्लायर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी चीज़ें जो भी होते हैं ऑपरेशन के अंदर ही आते हैं। तो ऑपरेशन इज अ वेरी वास्ट टर्म। ऑपरेशन क्या है, बहुत बड़ा एक टर्म है। बट अगर हम यहाँ पर देखो, डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रोडक्शन है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, जबकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो सारी चीजें हो गई। बट एक मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन एक तरीके का पार्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं वही खाने वाला एग्जांपल, तो अगर मैं सारी चीज़ों का प्रोसेस कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं खाना बनाने, जैसे रोटी बनाने तक मैं अगर जो भी प्रोसेस कर रहा हूँ, आटा ले रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ उसको, देन उसके छोटे बॉल्स बना करके उसको बेल रहा हूँ, देन उसको सेक रहा हूँ, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, एक तरीके का पूरा ऑपरेशन हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, बड़ा वास्ट टर्म हो गया। बट अगर मैं केवल क्या कर रहा हूँ कि आटे को सान रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ पानी में और आटे को लेकर के उसको सान रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि एक छोटी सी एक्टिविटी हो गई। तो वो ऑपरेशन, यानी कि जितना रोटी बनाने का जो प्रोसेस था उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया, वही क्या हो गया, वो हमारा प्रोडक्शन हो गया। तो पार्ट जो होता है, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का प्रोडक्शन एक पार्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं, दैट्स इट। और प्रोडक्शन के अंदर हमारा कोई भी काम ज़्यादा नहीं होता, मतलब काम होता है एक्चुअल में, बट उसके अंदर हमारा क्या काम होता है मेनली कि हम अपना काम प्रोडक्टिविटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में, पूरा अपना क्वालिटी के साथ में करें, दैट्स इट। जबकि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम हमको करना पड़ता है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो ये आप अच्छे से क्लियर करके जाना कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज की प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसके कुछ एक आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी स्टिल मैंने कुछ एक चीज़ों को नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया है। जितने भी चीज़ें यहाँ पर हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ करके जाओ और अच्छा अपना बेस्ट दो जा करके। तो यहाँ पर देखो, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपको बताना है कि प्रोडक्टिविटी, अगर हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का हम पूरे 100% तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वही हमारी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी। जस्ट सपोज दैट कि अगर मैं
हमारे पास में मान लो कि दिन भर में मैं अगर 10 वीडियो को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या फिर दिन भर में मैं अगर 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो 8 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो डैट इज़ कॉल मेरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि उतनी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अगर हमारी क्षमता है कि तो जितने हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, अगर उन सभी रिसोर्सेज का मैं जितना भी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, अगर 100% यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, यानी कि हम अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रहे हैं, कम से कम वेस्टेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो, ये सभी हमारे प्रोडक्टिविटी के ही एक तरीके से आपको मेजरमेंट बोल सकते हो। तो इसके मैंने अलग से आपको बताया भी है किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा जा सकता है। हम लोगों के साथ में आज के समय में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मतलब अब अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कि उनकी सोच में भी डेवलपमेंट आ सकता है। तो इस तरीके से कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आपके पास में वर्क कंटेंट क्या होता है। वर्क कंटेंट का जैसे मैंने मतलब बताया था कि एक तरीके का टाइम मेजरमेंट, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है, यानी साइकिल टाइम। एक का आप मान लो कि साइकिल टाइम, जैसे मुझे सपोज दैट कि ये वीडियो बनाने में कितना समय लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल टाइम। चलो ये इसका भी एक छोटा सा ये एग्जांपल हटाओ। जैसे सपोज कि वही खाना बनाने वाला, या अगर मुझे सब्जी बनाने में, रोटी बनाने में कितना समय लग रहा है, तो एक वो क्या होगा कि एक तरीके का साइकिल टाइम। कोई भी टास्क ले लो, कोई सा भी टास्क ले लो, कोई प्रोजेक्ट ले लो, आपको कोई सा भी काम करने में कितना समय लगता है, उसका साइकिल टाइम। तो दैट्स कॉल्ड वर्क कंटेंट, इसको हम बोलते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। इसको हम लोग आपको मोशन स्टडी भी बोलते हैं। मेथड स्टडी को मोशन स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट को टाइम मेजरमेंट भी बोलते हैं। वर्क स्टडी एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है किसका, मेथड स्टडी का और वर्क मेजरमेंट का। इसको सबको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। और साथ में यहाँ पर मैंने बताया भी था कि जो मेथड स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, मोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमको पानी लेने जाना है, तो हम पानी लेने के लिए अगर 10 मीटर दूरी पे जा रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि हम अपने पास में बॉटल रखते हैं, एक फ़िल्टर रखते हैं, जिससे कि हमको बार बार उतनी दूर ना जाना पड़े। तो बॉटल्स और फिल्टर्स का क्या काम है कि हम अपने पास में रख लें, कि अगर हमको बार बार प्यास लगे तो हम वहीं पे पी लें, हमको बार बार उतनी दूर से चल करके ना जाना पड़े। तो यही हो गया मेथड स्टडी के अंदर। हम जब भी इंडस्ट्री में बात करते हैं तो हम अपने ऐसा प्लांट लेआउट को फिक्स करते हैं, ऐसी चीज़ों को फिक्स करते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मोशन ना करना पड़े। अगर हमको बार बार चलना पड़ेगा, बार बार दूर तक जाना पड़ेगा कोई सा भी सामान लेने, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और उतने समय में हम प्रोडक्ट्स को, पार्ट्स को बना सकते हैं, बट उतने समय में अगर हम मोशन ही करते रहेंगे तो कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी क्या होती है, घटती है। तो हमको मेथड स्टडी के अंदर मोशंस को कंट्रोल करना है, एंड वर्क मेजरमेंट के अंदर हमको क्या करना रहता है कि टाइम का मेजरमेंट करना रहता है, टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करना रहता है। जैसे सपोज दैट कि अगर हमको खाना बनाने में 1 घंटे लगते हैं, तो हम उसमें 4 घंटे नहीं लगा सकते। अगर लग रहे हैं तो हम उसको चेक करेंगे कि कहाँ पर 4 घंटे लग रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो वर्क मेजरमेंट उसको आप समझ लीजिएगा। देन उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, मास प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ों को मतलब देखा था कि किस तरीके से मास प्रोडक्शन होता है। जॉब बेस्ड प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम कस्टमर ऑर्डर देता है तब जा कर के जो भी प्रोडक्शन बनता है। जैसे हम जाते हैं होटल रेस्टोरेंट्स में, खाने को ऑर्डर करते हैं, उसके बाद में प्रिपेयर होता है, तो वो क्या होगा, जॉब बेस्ड प्रोडक्शन, जॉब के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। और मास प्रोडक्शन में जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, ये सभी चीज़ें मास में एक तरीके से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होती रहती हैं, तभी हमारी जाके कस्टमर की डिमांड पूरी हो पाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स बताओ। देन प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्लांट लोकेशन क्या होती है, जो कि एक तरीके से फिजिकल लोकेशन की उसका एड्रेस जो डिफाइन करे। जैसे कि फिजिकल लोकेशन का मतलब जैसे हमारा घर कहाँ पर है, कानपुर में किस जगह पर है, लखनऊ में किस जगह पर है, इस तरीके से। यानी कि लोकेशन का मतलब कहाँ पर लोकेशन रहेगी, रेगिस्तान में नहीं हो सकती, जंगलों के बीच में नहीं हो सकती, है ना। तो उसको डिफाइन करना मतलब कि कहाँ पर आपकी प्लांट लोकेशन रहेगी, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी को अपना
अपना बेस्ट तरीके से बिजनेस कर पाओ। एंड देन प्लांट लेआउट का मतलब चलो ठीक है, आपने एक बार अपना घर डिसाइड कर लिया कि मेरा घर कानपुर में होगा, लखनऊ में होगा, इस जगह पर होगा, एक लोकेशन आपने डिसाइड कर ली। अब जब घर बन गया तो उसके अंदर का लेआउट आपने सेट किया कि टीवी कहाँ रखी जाएगी, फ्रिज कहाँ रखी जाएगी। तो ये इसी तरीके से इंडस्ट्री में क्या होता है कि मान लो इंडस्ट्री सेटल हो गई, सारी चीज़ें बन गई, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन गया। अब उसके बाद में सारी चीज़ें सेट करी जाती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी जाएगी, लेआउट क्या रहेगा, किस तरीके से। तो ये हो गया आपका दोस्तों यूनिट फर्स्ट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पर से कोई चीज़ वैसे छूटी नहीं है। बाकी जब मैं इसको बना रहा था तब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसको एक्चुअल में क्या छोड़ूं, क्या किसको रखूं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट लग रहा था, है ना। तो फिर भी यहाँ पर से ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे तरीके से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपसे पूछा ही जा सकता है। मान लो कि आपसे 5 तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद में फिर केस स्टडी वगैरह आप एक देख लेना, है ना। केस स्टडी का भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा, किस तरीके से आपको उसको अटैम्प्ट करना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके साथ में आपके 2-2 नंबर वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी सब में ये सब पूछा जा सकता है। अब सेकंड यूनिट की बात करें तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज क्या होती हैं? तो सर्विसेज इज़ जस्ट लाइक आवर एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है, कहीं पर भी हम जाते हैं, पार्क में, सिनेमा देखने, होटल्स में, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम लोग केवल कि जिसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको हम लोग छू नहीं सकते, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, उसको अपने साथ में स्टोर नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी होती है? इनटेंजिबल, यानी कि उनको हम स्टोर नहीं करके रख सकते। जैसे प्रोडक्ट होगा, मान लो कि हमको ये पेन अच्छा लगा, कोई सा भी हमको पेन अच्छा लगा, तो हम उसको क्या करेंगे? स्टोर करके रख लेंगे। चलो ठीक है, ये पेन हमको अच्छा लग रहा है, हम इसको अपनी जेब में रखा करके हमेशा घूमेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, यानी कि हमने उसको क्या किया, उसको स्टोर करके रख लिया, वो हमारा प्रोडक्ट था। बट अगर हमको कहीं पर सपोज दैट कि हमको कोई पार्क अच्छा लगा, तो हम उस पार्क को थोड़ी नहीं उठा करके अपने घर में ले आएंगे। वो सर्विस एक तरीके से हमारा क्या एक्सपीरियंस है। तो उसकी क्लासिफिकेशन करना, सर्विस की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, 3 तरीके की मैंने क्लासिफिकेशन बताया। कासी सर्विस क्या होती है, सेल्फ सर्विस होती है, एंड कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट उसको ऐसा यूज़ किया जाता है। जब मैंने इसको बताया था तब आपको अलग से सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है और मैंने सेकंड यूनिट का अलग से अपलोड किया, तो देख लेना जाकर कि सब सर्विस के ऑपरेशंस क्या होते हैं। देन इसके बाद में गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन क्या होती है, ये भी बहुत ही सिंपल है कि डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि एक गुड डिज़ाइन जो कि रिलायबल हो और कैसी हो, ड्यूरेबल हो, काफ़ी लंबे समय तक चले। यानी डिज़ाइन के हम लोगों ने अलग अलग से डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सर्विस डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके टाइप्स एंड प्रोसेस के बारे में। तो ये भी आप देख लेना, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पर कैपेसिटी प्लानिंग, उसके प्रोसेस एंड फैक्टर्स। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज कि हमारी कैपेसिटी कितनी, हम अपनी कैपेसिटी को चेक करते हैं कि हमारे पास में कितने रिसोर्सेज है, उसी हिसाब से हम कैपेसिटी को सेट करते हैं, उसी को हम टारगेट करते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारी इतनी कैपेसिटी तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन टारगेट सेट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास में 10 लोग हैं, 10 मैन पावर है, उसके बाद में हमारे पास में अच्छी खासी मशीनरी है, तो हम प्रोडक्शन अच्छा खासा कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद अगर हम प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई कि वो हमारा वेस्टेज होगा एक तरीके से। हम अपने पूरी फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं करते। तो कैपेसिटी का प्लानिंग करना, उसका प्रोसेस एंड फैक्टर्स। देन उसके बाद में ये सर्विस क्वालिटी के आपके मॉडल्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सर्विक्वल मॉडल, जिसको हम लोग सर्विस क्वालिटी मॉडल बोलते हैं। 5 इसके अंदर आपकी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके अंदर रिलायबिलिटी, इसके अभी आपको मैंने अलग से बताया हुआ है, तो ये आपसे पूछा जाता है। देन गैप मॉडल, सर्विस क्वालिटी का गैप मॉडल। गैप मॉडल के अंदर भी 5 चीज़ें होती हैं, तो इसको आप देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी के इन 2 मॉडल्स को आप जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। देन इसके बाद में सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसका एग्जांपल। सर्विस ब्लूप्रिंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी ब्लूप्रिंट का मतलब कि हम जो भी एक तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे कि हमको जैसे सपोज दैट कि हमको कहीं जाना है, तो हम उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ पर से निकलेंगे, आज हम अपने घर से निकलेंगे, कल हम ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद में हमको उस बस को पकड़ना है, देन हम ऑटो पकड़ेंगे, देन हम उस जगह उस होटल में रुकेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके का
ब्लूप्रिंट हो गया। इसी तरीके से जब भी कोई सर्विस होती है तो उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे होटल के टर्म्स में देखो तो होटल में हम जाएंगे, उसके बाद में फ्रंट साइड में क्या चलेगा, हम जाएंगे, हमको कोई ग्रीट करेगा, हम बैठेंगे, हम मेन्यू से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद में वेटर हमारे पास खाना लेकर के आएगा, उसके बाद में हम पेमेंट करेंगे। तो ये सब क्या हो गया, ब्लूप्रिंट का ही एक तरीके का, उसको एक एक करके एक्टिविटी जो भी लिखने के फॉर्म में होती है वही हमारा क्या हो गया, ब्लूप्रिंट। ये हमारा सेकंड यूनिट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड यूनिट के अंदर आपका आता है मटेरियल का मैनेजमेंट करना। जो भी हमारे पास में मटेरियल होता है उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास में भी जो भी बुक्स होती हैं, लैपटॉप है, जितने भी घर में आइटम्स देख लो, हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखते हैं। ये नहीं कि एक उधर पड़ा है, एक उधर सामान पड़ा है, उसको हम संभाल करके अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, बार बार हमको कोई चीज़ खरीदनी ना पड़े। अब मान लो एक बार हम लैपटॉप ले आए तो क्या वो पड़ा रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कि हमको फिर से एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो ये क्या है कि मटेरियल, जो भी हमारे पास में मटेरियल होता है इंडस्ट्री में, जितना भी सामान होता है उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कितना सामान आया, कितना गया, इन सभी चीज़ों की लिखा पढ़ी, सभी चीज़ों का मैनेजमेंट करना ही मटेरियल मैनेजमेंट। देन इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बताना है आपको। प्रोडक्शन की प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी, ये पीपीसी डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपीसी डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन का प्लान करता है और कंट्रोल करता है, उसके प्रोसेस ऑफ फंक्शंस को आपको बताना है पीपीसी के। देन आपके MPS और APP, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और APP इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टिल देख लेना, इसको 2-4 नंबर में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना और इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। इन्वेंट्री मैनेज करने की बहुत सारी टेक्निक्स भी आपसे पूछी जाएंगी, तो इस टेक्निक्स में आपकी JIT टेक्निक्स, ABC, FSN, HML, इन सभी टेक्निक्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 3 के ऊपर। देखो जाकर के वीडियो, अगर नहीं देखा है तो, और जिसका जहाँ से भी समझ में आता है तो वो वहाँ से देखो जाकर के, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल की ये सभी टेक्निक्स हो गई। देन इसके बाद में हमारे पास में कानबान सिस्टम होता है। कानबान सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से विजुअल सिस्टम। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे हम अपने किचन में भी कई लोग ऐसा करते हैं कि शक्कर का डिब्बा है, चीनी का डिब्बा, नमक का डिब्बा, उसके ऊपर मान लो कि हमने पर्चियाँ लगा दी एक छोटी छोटी, इसके ऊपर लिख दिया चीनी, नमक, दाल, चावल। इससे क्या हो कि हमको बार बार ढक्कन खोल के नहीं देखना पड़ा। तो कानबान सिस्टम में हम लोग डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट कार्ड्स का, टैग्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको प्रोडक्शन करने में, इन्वेंट्री करने में आसानी होती है, हमको बार बार चीज़ें खोल कर नहीं देखनी पड़ती। जैसे देखो हम लोग जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट जली तो किसी को कुछ बोलना पड़ा, जो वो खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो कुछ बोलती है, नहीं कुछ बोलती। रेड लाइट जल गई मतलब सभी लोग रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट जल रही मतलब सभी लोग चल देंगे। तो यानी कि सिग्नल्स का यूज़ हो रहा है, केवल ऐसे ही, यानी कि कलर्स का यूज़ करके हम लोग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे ही कम्युनिकेशन हो रहा है। किसका, इमोजीज का यूज़ हो रहा है। जैसे सपोज़ कि हम कोई भी इमोजी वगैरह लगा दें तो ये भी क्या हो गया, इमोजी वगैरह को अगर हम लगा देते हैं तो ये भी क्या हो गया कि कोई भी हमने कहीं पर साइलेंस बनाना है तो एक इमोजी लगा दिया साइलेंट, मुंह के साथ में, मुंह पे अपनी उंगली रखे। तो ये क्या है, कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम के अंदर हम लोग डिफरेंट कलर्स और कार्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, टैग्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्वेंट्री प्रोसेस बहुत ही ईजिली होता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसका एग्जाम्पल भी अच्छा दिया हुआ है, तो देख सकते हो जा करके। तो ये यूनिट 3 हो गया। इसके बाद में यूनिट 4 की बात करें तो वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर है बेसिकली। इसके अंदर हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो क्या होता है, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, लिमिटेशन, प्रोसेस, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। देन पुश एंड पुल सिस्टम। पुश का क्या मतलब होता है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को पुश करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। वो बना पहले लेती है और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट बाद में जाता है, तो वो क्या होगा, पुश। और पुल के अंदर क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है, जैसे होटल्स वगैरह में जाओ तो कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करता है। हमको अपने घर का जो भी हमारे घर का जो भी फर्नीचर होता है उसको हमको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि हमको बेड इतने साइज़ का चाहिए, हमको अलमीरा इतने साइज़ की चाहिए। तो वो क्या हो गया, पुल। हम ऑर्डर करते हैं, हम ऑर्डर पहले करते हैं, बाद में बनाया जाता है, तो वो क्या हो गया, पुल सिस्टम हो गया। इसके ऊपर भी मैंने अलग से बताया हुआ है आपको, सभी चीज़ें के ऊपर हालांकि मैंने सब कुछ बताया हुआ है। जब आप यहाँ पर देख लो,
सप्लाई चैन। रिवर्स सप्लाई चैन में क्या होता है, जब कस्टमर अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को वापस कर देता है, लौटा देता है। जैसे हम कोई कपड़े खरीद करके लेकर के आए, मान लो कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो भी कोई सामान खरीदते हो और उसको खरीदते हो, उसके बाद में आपको नहीं समझ में आता है तो वो वापस जाता है मैन्युफैक्चरर के पास में, मैन्युफैक्चरर के पास में जाता है, रिटेलर के पास में जाता है, जिसके भी पास में जा रहा है, तो वो क्या होगा, रिवर्स सप्लाई चैन। यानी कि जब भी प्रोडक्ट हमारे तक आता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को देता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को देता है। तो ये क्या होगा, सप्लाई चैन, यानी कि एक तरीके का सप्लाई चैन सीधा चल रहा है। बट अगर कस्टमर क्या करे, रिटेलर को दे, रिटेलर क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करे, मैन्युफैक्चरर को दे, या फिर सप्लायर को दे दे। तो इस तरीके से, यानी कि उल्टा अगर प्रोसेस चलना लगता है तो वही हो गया आपका रिवर्स सप्लाई चैन। देन इसके बाद में ग्लोबल सप्लाई चैन क्या होता है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों के साथ में व्यापार करते हैं, कहीं से कोई माल खरीद रहे हैं, उसके बाद में कहीं कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये हो गया ग्लोबल सप्लाई चैन। देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक का यूज़ करते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि मूवमेंट करना, हमको कच्चा माल मंगाना है और फिनिश्ड गुड, यानी कि जो भी हमारा पक्का माल होता है जिसको प्रॉपर बन जाता है, उसको हमको प्रॉपर कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब इनबाउंड में क्या होता है कि हम जब मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाना इज इनबाउंड, और पक्का माल यानी फिनिश्ड गुड को कस्टमर तक पहुंचाना इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है। देन इसके बाद में लीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग बहुत यहाँ पर लिखा भी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, नीड, ये सभी चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पढ़ाई करना एक अलग बात होगी, लेकिन अच्छी से पढ़ाई करना, इफ़िशिएंटली पढ़ाई करना एक अलग बात होगी। तो वही चीज़ है, लीन का मतलब क्या होगा कि इफ़िशिएंटली अपने सारे कामों को करो। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, अगर उसके अंदर हम लोग इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं तो वो हो गया हमारा लीन। तो जैसे कि सपोज़ कि हम कम डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम वेस्टेज कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कम कॉस्ट है हमारी, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हो गए, लीन मैन्युफैक्चरिंग के ही एग्जांपल हो, यानी कि इसके ही अंदर आते हैं। देन एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एजाइल के अंदर एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि फैशन इंडस्ट्री का आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि जो भी फैशन वाले होते हैं वो जब भी सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो जो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो क्या सोचते हैं कि गर्मियाँ आ रही, समर्स आ रही, तो उस तरीके का हमको प्रोडक्ट बनाना है, सर्दियाँ आ रही तो ऊनी कपड़े हमको बनाना है। बट एजाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, कस्टमर के टेस्ट को देखते हैं, उनके प्रेफरेंसेस को देखते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद में प्रोड्यूस किया जाता है। ये हो गया आपका एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं। देन आईटी बेस्ड एससीएम क्या होता है, आईटी बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे सैप सॉफ्टवेयर हो गया, ईआरपी हो गया, और अलग तरीके से कम्युनिकेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, इन सभी के साथ में अच्छे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे हमारी जो भी होती है इफ़िशियंसी बढ़ती है हमारे ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। देन इसके बाद में हमारा आता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर की डिमांड को एनालिसिस करना, कस्टमर कितना चाहता है, सर्दियाँ आ रही तो उसमें वूलन क्लोथ्स चाहिए, गर्मियाँ आ रही तो उसमें समर की क्लोथ्स, कॉटन की क्लोथ्स चाहिए। देन इसके बाद में अगर बरसात है तो छाता वगैरह चाहिए, ये सभी डिमांड की फोरकास्टिंग करना। तो ये डिमांड की फोरकास्टिंग भी आपको देखना पड़ेगा। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, इसमें दो आपकी टेक्निक्स होती हैं, चाहे आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्या होता है कि डेटा के ऊपर हम बात करते हैं, पिछले साल के मुकाबले कितनी सेल हुई थी। जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम पिछले साल कितनी बिकी थी, इस साल कितनी बिकेगी, ये हम क्या करते हैं डेटा के बेसिस में, यानी कि हम डेटा को देखते हैं। बट क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि आजकल चल क्या रहा है, इस चीज़ के ऊपर सर्वे करते हैं, कस्टमर से उसका फीडबैक लेते हैं। तो क्वालिटेटिव ये हो गया। तो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर ये सारी चीज़ें, यूनिट 4 के अंदर इतने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा कर लेना ये कम कर लेना, आपके 2 नंबर में 1 नंबर में आपसे पूछा ही जा सकता है। तो अच्छे से आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है ना तो आप केस स्टडी भी अगर आ जाएगी तो उसको भी बहुत ही ईजिली कर पाओगे। देन अगर हम यूनिट 5th की बात करते हैं तो यूनिट 5th में क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर बात करी गई है। तो क्वालिटी से आप क्या समझते हो, तो बेसिकली क्वालिटी क्या होती है कि जो हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर प्रोडक्ट उसको मिल जाता है तो बस वो क्या है, उसकी क्वालिटी है ना। क्वालिटी का क्या है कि क्वालिटी अगर सीधा सा मतलब आप बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ उसको हम बोल सकते हैं एक्सीलेंस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो डिग्री होती है किसकी, एक्सीलेंस, यानी कि सुपीरियरिटी हो, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सुपीरियरिटी होनी चाहिए, तो वही हो गया हमारा क्वालिटी। उसी को हम लोग क्वालिटी से डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं क्वालिटी के लिए, बहुत हमने करीब 20-22 टेक्निक्स को देखा है, और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बट इसके अंदर हमने क्या है कि टेक्निक्स के अंदर आपको अगर आप 5, 6, 10 भी लिख दोगे बहुत ज़्यादा आपके लिए होगी, अगर आप इस तरीके से लिख देते हो। जैसे हम पोका योका, काइजन्स, क्वालिटी सर्कल्स, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। TPM क्या होता है, TPM होता है मेंटेनेंस, यानी कि जीरो ब्रेकडाउन के ऊपर फोकस करता है कि हमारी कोई भी मशीन ख़राब ना हो जाए, और ख़राब होने से पहले उसका पहले से ही मेंटेनेंस करके रखो भाई, पहले से ही उसका मेंटेनेंस करके रखो, जिससे कि अगर मशीन क्योंकि ख़राब हो गई तो फिर ब्रेक डाउन आ जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सारे एम्प्लॉयज़ इधर उधर घूमते रहेंगे, हमारी मशीन खाली पड़ी रहेगी, हमारा समय बर्बाद चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमारी मशीन ख़राब नहीं होनी चाहिए, इससे पहले ही हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा TPM से रिलेटेड। देन काइजन्स, कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइजन्स जो होता है आपका कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट होते हैं, छोटे छोटे आप इंप्रूवमेंट वगैरह करते रहते हो, अपने घरों में भी कर सकते हो, अपने इंडस्ट्री जहाँ पर भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पर भी कर सकते हो। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, चाहे क्वालिटी को आप बढ़ाओ, चाहे उसकी कॉस्ट कम कर दो, कुछ भी आप कर दो, छोटा छोटा अगर आप कुछ भी करते हो तो वही हो गया छोटा सा काइजन। जैसे सपोज़ कि आप अपने घर में भी बहुत सारी तरीके से कर सकते हो। हमारे पास में जो पेन है हमारे बिखरे पड़े रहते हैं, हम एक क्या ले आए, डिब्बा ले आए, और डिब्बे में अपने सारे पेन को सेट कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक इम्प्रूवमेंट कर दिया, काइजन कर दिया, है ना। तो इंडस्ट्री वाले जो भी लोग होते हैं, इंडस्ट्री में अगर आप काइजन्स करते हो उसके लिए अलग से आपको पेमेंट भी मिलती है। देन उसके बाद में हमारा आता है 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, इसको हम लोग 7 QC टूल्स भी बोलते हैं, 7 क्वालिटी सर्कल, यानी क्वालिटी कंट्रोल के ऐसे टूल्स बताए गए हैं। इसको हम लोगों ने नाम याद किया था, चेक सीट, कंट्रोल चार्ट, पैलेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, इशिकावा डायग्राम, स्ट्रैटिफिकेशन एंड फ्लो चार्ट, है ना, और स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैटर डायग्राम। इन सभी हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन सभी यानी 7 QC टूल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि अभी बता दूं, पहले से मैं बता चुका हूं 7 QC टूल के बारे में, यूनिट 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जाओ जा करके चेक कर दो जा करके। देन 5S मेथोलॉजी के अंदर क्या होता है, 5S एक तरीके से आपका रख रखाव का तरीका और साफ़ सफाई का तरीका होता है। क्योंकि अगर 5S को हम नहीं अडॉप्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्री पर, अपने घर में, तो क्या होगा कि हमारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा, और अगर वो सामान बिखरा रहेगा तो हमको उसको ढूंढने में दिक्कत होगी और उससे डिफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास 10 बुक हैं तो 10 बुकों में अगर सब भी पड़ी हुई हैं, एक तरीके से बिखरी पड़ी हुई है, तो हमको उसको ढूंढने में दिक्कत होगी। ऊपर से उसको क्या करना प्रॉपर, मतलब उसको एक बेकार तरीके से पड़ी हुई, ना देखने में अच्छी लग रही है उसको, इसकी वजह हमने उसको क्या करना, एक प्रॉपर अलमीरा में उसको सेट करके रख दिया। तो इससे हमको क्या होगा कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आसानी से बुक को निकाल सकते हैं। 5S के अंदर हम इसी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि जो भी हमारे पास में सामान होता है उसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखते हैं। इसके अंदर हमारे 5 टोटल वर्ड्स होते हैं, जापानीज़ वर्ड होते हैं, सेरी, सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु एंड सित्सुके करके होता है, जिसका अलग अलग मतलब होता है। शॉर्टिंग करना, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड देन उसके बाद में आपका होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, अपने में भी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ट्रेनिंग देना इस चीज़ों के लिए कि साफ़ सफाई, हाइजीन वगैरह अच्छे से क्लियर करके रखें, कि अपना उनका जो भी सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बढ़िया, उनकी एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आसपास सफाई करके रखें, और साथ में अपने प्रोडक्ट को जो भी वो यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ सफाई करके रखें। अब मान लो कि ऐसा थोड़ी नहीं कि अब हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे घर में जो टीवी है, फ्रिज है, उसको कोई बाहर से साफ़ करने वाला आएगा,
वो होते हैं अलग, जो बड़े घर में होता है तो वो अलग होता है सिस्टम। बट अगर मैं अपनी बात बताऊं तो वहाँ पर से जो हमारा लैपटॉप है भाई, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उसकी साफ़ सफाई तो करना हमारा ही काम है ना, कि कोई उसको अलग से थोड़ी नहीं करेगा। तो 5S के अंदर यही चीज़ें हम ऊपर डिस्कस करते हैं, मैंने बताया हुआ है। देन इसके बाद में 6 सिग्मा क्या होता है दोस्तों? 6 सिग्मा हम जीरो डिफेक्ट को, यानी कि डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने की एक तरीके की टेक्निक होती है। जीरो डिफेक्ट हो और क्वालिटी को, यानी कि क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो 6 सिग्मा क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है जिसके ऊपर, यानी कि 6 सिग्मा के ऊपर बहुत सारा कंपनियां वर्क करने की कोशिश करती है कि हम 6 सिग्मा के ऊपर काम करेंगे, बट 6 सिग्मा के ऊपर बहुत ही कम कंपनियां काम कर पाती, क्योंकि उसके अंदर 1 मिलियन यानी कितने मिलियन के अंदर आपको कुछ ही डिफेक्ट्स होने चाहिए, यानी जीरो डिफेक्ट के ऊपर तो ऐसा बहुत ही कम होता है। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम 10 सवाल लगा दें तो उसमें से हमारा तो चांसेस हैं कि 10 सवाल में से 1-2 तो गलत हो ही जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है 6 सिग्मा के ऊपर, अगर हम जब भी पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट्स एक्यूरेट एकदम सही बने, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो ही जाएगा। मान लो कि 10 मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, 10 लैपटॉप बने, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 सही होंगे, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिक्कत छोटी मोटी आ ही सकती है। तो वही 6 सिग्मा के ऊपर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बने वो एकदम जीरो डिफेक्ट के साथ में हो। तो ये देन ISO के अंदर दोस्तों क्या होता है कि एक तरीके का दोस्तों ये आप जानते होंगे कि 9001 to 2008 और 2015 ये एक तरीके का सर्टिफिकेट के तौर पे आपने देखा होगा, सर्टिफिकेट्स में भी होता होगा, प्रोडक्ट्स वगैरह में भी लिखा होता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा देख लेना ISO क्या होता है, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये यूनिट 5 की कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप कि दोस्तों सब चीज़ें आपको क्लियर हैं और सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप कि आपको जो भी दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग एक चीज़ के ऊपर और वीडियो को डिस्कस करेंगे, केस स्टडी को और देख लेंगे, और अगर हो सका टाइम मिला तो उसके एक दो न्यूमेरिकल्स को भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट लगता है आप पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसको लाइक करो, ठीक है। PDF PPT चाहिए उसके लिए अभी भी व्हाट्सअप पे आप ले सकते हो आकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।